आप सभी को नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का जो है हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं जो है आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को जो उनका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, उसके अंतर्गत जो है मैं आपको पेस्ट ऑफ क्रॉप टॉपिक जो है वो पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी तक जो है आपको राइस के मेजर पेस्ट के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद मैं जो है आपको ज्वार बाजरा मेज उसके मेजर पेस्ट के बारे में जो पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो है आज आपको जो है जो ज्वार के मेजर पेस्ट हैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो ज्वार का जो मेजर पेस्ट है उसमें से एक जो पेस्ट का नाम है वो है आपका जो है ज्वार सूट फ्लाई। ठीक है दोस्तों, ये ज्वार की जो फसल है वो पूरे विश्व की जो है वो एक महत्वपूर्ण फसल में आती है। ये जो है गरीबों की एक प्रकार के मुख्य फसल कही जाती है, गरीबों का एक प्रकार से अनाज कहा जाता है। ये जो है हमारे देश में जो है वो 5वें नंबर पे की जो है वो मुख्य फसल के अंतर्गत आती है। इसकी खेती जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो हमारे कई राज्यों जहाँ पर जो है वर्षा कम होती है वहाँ पर इसकी खेती बड़ी पैमाने पर की जाती है। जैसे जो है जो उत्तर प्रदेश के जो है वो जहाँ पर बरसात कम होती है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, राजस्थान हो गया, आपका बिहार का जो शुष्क क्षेत्र हो गया, आपका पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र हो गया, आपका जो है मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है इसकी खेती जो है वो बड़े पैमाने पे की जाती है। और विदेशों में भी जो है वो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पर भी इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ज्वार से जो है वो एक प्रकार से मुख्य खाद्य फसल के अंतर्गत आती है। इससे कई प्रकार के जो है वो मादक पदार्थ बनाए जाते हैं, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं और इसका जो है वो जैव ईंधन के रूप में भी यानी बायो अल्कोहल के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये जो है एक मुख्य फसल के अंतर्गत आती है और गरीबों का जो है मुख्य अनाज भी जो है इसको कहा जाता है। तो छात्रों जो है ये इसमें जो है वो काफ़ी जो है इंसेक्ट पेस्ट की जो है वो समस्या आती है। अगर इसमें जो है उचित समय पर सही विधि से जो है वो कीटों का नियंत्रण अगर कर लिया जाए तो काफ़ी उत्पादन इससे हम अधिक से अधिक उत्पादन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सोरघन क्रॉप्स है जिसको हम ज्वार कहते हैं उसके जो पेस्ट हैं उसके बारे में मैं आपको जो है वो पढ़ाया था। तो आज की क्लास में मैं जो है जो आपका ज्वार सूट फ्लाई एक होती है, ज्वार की तना छेदक जो मक्खी होती है उसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए छात्रों अपनी क्लास में जो है यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ज्वार तना छेदक मक्खी, इसका क्या नाम होता है? ज्वार तना छेदक मक्खी। इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं ज्वार सूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसको ज्वार तना छेदक मक्खी या ज्वार सूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में जो है वो मक्का की जो है वो तना छेदक मक्खी पूछ लिया जाए या फिर जो है बाजरा की तना छेदक मक्खी पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। वो एक ही जो है वो एक ही इंसेक्ट है जो अलग अलग फसलों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, यानी मेज सूट फ्लाई, ज्वार सूट फ्लाई, बाजरा सूट फ्लाई, ये सारी जो है वो एक ही इंसेक्ट हैं जो फसल को अलग अलग प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ज्वार तना छेदक मक्खी। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है छात्रों कि ऐसी मक्खी जो तने को छेद करके प्रभावित कर रही हो, जो तने को मुख्य रूप से प्रभावित कर रही हो। ठीक है ना, ऐसा कीट जो तने को मुख्य रूप से प्रभावित कर रहा हो। ठीक है, तो उसे हम तना छेदक के नाम से जानते हैं। तो ये इसका जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एथिरोगोना सोकोराटा और राउंड। ठीक है ना, एथिरोगोना सोकोराटा और राउंड इसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो होता है। ठीक है ना, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है डिप्टेरा। कौन सा ऑर्डर होता है? डिप्टेरा ऑर्डर। ठीक है ना, डिप्टेरा ऑर्डर में ऐसे इंसेक्ट आते हैं जो फसलों को जो है वो प्रभावित करते हैं, जो सकिंग कुछ पेस्ट होते हैं और कुछ जो है वो कट करते हैं, उस प्रकार के पेस्ट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फैमिली होते हैं इसकी जो फैमिली है वो एंथोमाइडेई। कौन सी फैमिली है? एंथोमाइडेई। ठीक है, इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो होता है ज्वार, मक्का, बाजरा, सांवा, कोदो, गेहूं तथा सुडान। ठीक है ना, तो इसका जो पोषक पौधे होते हैं ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है ना,
कहीं गेहूं में भी ये सूट फ्लाई इस प्रकार से फसलों को ये जो है वो प्रभावित करती है। इसमें जो है वो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी इसका वितरण होता है वो मैंने आपको बताया कि जो ज्वार बाजरा उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पर, जहाँ पर इसकी खेती जो है अधिक मात्रा में की जाती है, वहाँ पर जो है ये कीट जो है वो पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो शुष्क क्षेत्र हैं भारत में, जहाँ पर जो है वो वर्षा कम होती है, वहाँ पर जो है ज्वार बाजरा मक्का की खेती जो है वो अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो है वहाँ पर जो है वो इसको पानी कम चाहता है, इसको जो है वो पानी कम चाहता है, जिससे जो ड्राई लैंड एरिया है वहाँ पर इसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर जो है वो ज़्यादा मात्रा में ये कीट जो है प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो है इसका जो नेचर ऑफ डैमेज होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। ये फसलों को किस प्रकार से जो है वो नुकसान पहुंचाता है? तो जो इसकी लार्वी होती है, जो इसकी लार्वल अवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। ठीक है ना, हमने आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो डिप्टेरा वर्ग होता है कीट का, उसकी लार्वी को क्या कहते हैं? आपको जो है वो मैगट के नाम से जानते हैं। जैसे लेडिप्टोरा जो ऑर्डर होता है उसके कीट को क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। तो इसकी जो लार्वा होती हैं, इस गण के जो कीट होते हैं, उसके लार्वा को हम मैगट के नाम से जानते हैं। ये भी आप जो है पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये जो है इसी पूरी जो है वो हानिकारक होती है। जो इसकी हानिकारक अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? मैगट स्टेज होती है, यानी सूढ़ी अवस्था। इस फसल की जो हानिकारक अवस्था होती है उसको कहते हैं सूढ़ी अवस्था या मैगट स्टेज। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हमारी फसल जो है वो, जब हम फसल की बुआई करते हैं, जैसे आपका जब बरसात का महीना स्टार्ट होता है जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो उस समय क्या होता है कि जब एक सप्ताह की हमारी फसल हो जाती है तो इसका प्रकोप जो है वो, यानी फसल के शुरुआत में ही इस कीट का प्रकोप जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जब हमारी फसल लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है उसी समय इसका प्रकोप फसल पे होने लगता है। और लगभग 1 से 4 सप्ताह पहले, जब बुआई का जो 1 से 4 सप्ताह होता है उस पीरियड में ही ये जो है वो काफ़ी फसल को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है इसकी जो एडल्ट्स होती हैं वो लीफ पे एग लेइंग करती हैं। कहाँ पर करती हैं? लीफ पे, पत्तियों पे एग लेइंग करती हैं झुंड के रूप में, और उन्हीं से जो है वो मैगट निकलते हैं, और मैगट धीरे धीरे उनके तने में प्रवेश कर जाते हैं, और जो उनकी मेन शीर्ष कलिका होती है उसको जो है वो सकिंग, उसके जो है वो काट देते हैं, उसको, उसके जो सैप होता है उसको चूस करके उसको काट के नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जो शीर्ष कलिका होती है बिल्कुल सूख जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फसल को प्रभावित करते हैं, जिसको हम डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है लगभग 1 महीने तक काफ़ी जो है वो क्षति पहुंचाती है। और ये मैगट क्या करते हैं? वो कोमल तने सूट के अंदर जो है वो घुस जाते हैं। जैसा कि मैं बताया, जो है वो जब फसल 1 से 4 सप्ताह की होती है तो जो कोमल तने होते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फसल को नुकसान करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण जो है वो डेड हार्ट जो है वो इसमें बनते हैं। ठीक है ना, तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी देखा है कि अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, नाइट्रोजन को हम असंतुलित मात्रा में देते हैं, तब भी इसका प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, जैसे राव ने 1956 ईस्वी में देखा था कि ज्वार की फसल में अगर नाइट्रोजन की मात्रा की अधिकता हो जाती है तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तब इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है फसल में तब फसलों की वानस्पतिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तब इस कीट का प्रकोप जो है वो अधिक मात्रा में देखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आपको जो है आपका विचार जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जिससे आप जो है आसानी से समझ जाएं। तो जैसे जो है छात्रों, ये एक प्रकार का जो है आपका उसका प्लांट है ज्वार का।
ये मान लीजिए आपका किसका प्लांट है, ज्वार का पौधा है, ठीक है ना, किसका पौधा हो गया, ये आपका ज्वार का प्लांट हो गया। तो इनके जो एग्स होते हैं वो इस प्रकार से जो है वो एक लेइंग जो है वो करते हैं। जो इनके एडल्ट्स होते हैं यानी फीमेल एडल्ट्स होती हैं वो पत्तियों के ऊपर जो है इस प्रकार से सिराओं पे जो है वो झुंड के रूप में जो है एग लेइंग करती हैं। इस प्रकार से जो है वो झुंड के रूप में एग लेइंग करती हैं और इस प्रकार से जो है ये, ठीक है ना, इस प्रकार से एग लेइंग करती हैं इनकी जो फीमेल्स होती हैं। इस प्रकार से ये क्या है, इनके एग्स हैं, एग्स, ठीक है, ये इनके एग्स होते हैं और ये जो अंडे देती हैं इनकी फीमेल्स वो झुंड के रूप में देती हैं, जैसा कि आप लीप पर के देख रहे होंगे। फिर जो है वो लगभग 1 सप्ताह के बाद जो है उनसे क्या निकलते हैं, आपके मैगट निकलते हैं। इस प्रकार से जो है वो मैगट से निकलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से जो है वो मैगट निकलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनके मैगट्स, क्या होते हैं, मैगट्स होते हैं। फिर ये धीरे धीरे जो है वो इस प्रकार से क्या करते हैं, पत्तियों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मैगट जो होते हैं उसमें कई अलग स्टार होते हैं, ठीक है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लगभग 1 से 4 स्टार जो है होते हैं, ठीक है ना। यानी इनके जो मैगट की स्टेज होती है, जो लार्वा की स्टेज होती है, उसमें 1 से लेके 4 तक लगभग स्टार होते हैं। 4 स्टार में जो है वो जो मैगट्स होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो आपके मैगट्स होते हैं ये धीरे धीरे जो है वो तनों में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना, तनों में जो है इस प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा स्टार होता है इनका, ये होता है 4 स्टार में, ठीक है ना। जब ये चौथे स्टार में होते हैं तो फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। पहले स्टार में क्या करते हैं, केवल पत्तियों को काटते हैं, इस प्रकार से पत्तियों को काट देते हैं, पत्तियों में छिद्र कर देते हैं, इस प्रकार से। लेकिन जब चौथे स्टार में होते हैं तो फिर ये जो है वो तनों को काट देते हैं और तनों पे जो है इस प्रकार से सुरंग का निर्माण हो जाता है। तनों में क्या हो जाता है, इस प्रकार से सुरंगों का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। क्या निर्माण होता है, इस प्रकार से जो है वो सुरंग बन जाती हैं, टनल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, टनल्स। इस प्रकार से जब टनल्स का निर्माण हो जाता है तो ये धीरे धीरे जो है उसमें फंगस का अटैक हो जाता है और ये जो है वो काले भूरे कलर में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जो है हल्का काले कलर में परिवर्तित हो जाती हैं। तब ये जो शीर्ष कलिका होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल बड्स, इसको बोलते हैं टर्मिनल बड्स, टर्मिनल बड्स। तो ये जो शीर्ष कलिका होती है वो जो है वो सूखने लगती है, इस प्रकार से ये जो शीर्ष कलिका होती है वो ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाती है, यानी सूखने लगती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका कलर भूरा पीला हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि पहले जो फीमेल्स होती है वो एग लेइंग कहाँ करती है, पत्तियों की सिराओं पे करती है और फिर एग से जो है वो क्या निकलते हैं, छोटे छोटे मैगट्स निकलते हैं जिनको लार्वा कहते हैं। और ये जो है लगभग चौथे स्टार में जो है वो ये प्रवेश कर जाते हैं तनों पे। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, तनों में प्रवेश कर जाते हैं इस प्रकार से, और तने को जो है वो प्रभावित करने लगते हैं। तनों में जो है वो सुरंग का निर्माण कर देते हैं, तनों को खोखला कर देते हैं और खोखला करने के बाद उसमें सुरंग का निर्माण कर देते हैं। और ये जो है उसके बाद क्या होता है, इसमें जो है भूरे काले कलर की जो फंगल भी डेवलपमेंट
हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, ये जो इनकी जो है शीर्ष कलिका होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है, जो भोजन को इधर पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट करवाती है, वो शीर्ष कलिका जो है वो सूख जाती है। ठीक है ना, जब यहाँ से इसको काट देती है तब ये शीर्ष कलिका जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती, सूख जाती है। और एक चीज़ क्या होता है, कभी कभी हम छात्रों देखे हैं कि जो है ज्वार बाजरा की फसल में जो है वो जब ये शीर्ष कलिका इनकी सूख जाती है तो नीचे से कई प्लांट्स निकल आते हैं। इस प्रकार से देखे होंगे, ये छोटे छोटे जो है वो अलग अलग कलिकाएं, अलग अलग छोटे छोटे जो है वो आपके बर्ड्स निकलने लगती हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो जो मेन ग्रोथ होती है पौधों की वो नहीं हो पाती है और इसके साइड से जो है वो मध्य कलिकाएं जो है वो निकल आती हैं। ठीक है ना, तो जब मध्य कलिकाएं निकल आती हैं तो जो फूड मटेरियल होता है प्लांट का, जो जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा जो है वो पौधों में जा रहा है ऊपर, वो ऊपर ना जा करके इन्हीं में बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये जो फूड मटेरियल होता है वो ऊपर ना जा करके वो क्या होता है, इसी में बढ़ जाता है, इसी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे पौधे की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है और इसमें जो है बालियां नहीं निकलती हैं। अगर कभी कभी बालियां निकल भी गई तो दाने बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है ना, दानों का जो वज़न होता है बिल्कुल कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो है पौधे जो है वो काफ़ी मात्रा में उत्पादन जो है वो घट जाता है। अगर इनका नॉर्मल जो है अटैक है तो 20 से 25% जो है, और अधिकतम अगर उपयोग है तो लगभग 90% तक जो है वो फसल को जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी मात्रा में फसल को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो फसलों को प्रभावित करते हैं। तो आप जो है वो फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जब क्या होता है कि जब जो है वो सूट्स जो होते हैं, आपके सूट्स प्रभावित होते हैं, तो जो बालियां निकलती हैं बिल्कुल जो है हल्की होती हैं, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उसमें दाने बिल्कुल हल्के होते हैं और पूरी तरह से बालियों का जो भराव होता है वो नहीं होता है। तो इसके सिम्टम जो है बालियों के इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या देख रहे होंगे, ये जो है आपका प्लांट्स है, इस प्रकार से जो है ये डैमेज करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से फसल को प्रभावित करते हैं। डैमेज नेचर, ठीक है ना, जो इनका जो है क्षति होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो है क्या है, छोटा पौधा है, लगभग 4 सप्ताह का पौधा होगा, और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये जो इनके जो है ये पत्तियों में जो है, पत्तियों से एग जब निकलते हैं यानी मैगट्स जब निकलते हैं तो इस प्रकार से छिद्र कर देते हैं। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से जो पत्तियों में छिद्र कर देते हैं, जिससे जो है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है बाधित हो जाती है, पत्तियां पीले कलर में परिवर्तित होती हैं, पत्तियों की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, और जो है ये जो है जब पत्तियों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, शीर्ष कलिका बिल्कुल उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और फिर धीरे धीरे ये सूढ़ियाँ जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती हैं, यानी तनों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और तनों को काटना जो है प्रारंभ कर देती हैं, जिससे जो मेन शीर्ष कलिका होती है बिल्कुल जो है वो भूरे कलर में जो है परिवर्तित होकर के सूख जाती है और एकदम सीधा दिखाई देती है, बिल्कुल जो है इस प्रकार से कि बिल्कुल सूखी सूखी जो है वो इस प्रकार से जो है वो दिखाई देती है, जिससे क्या होता है तनों की बढ़वार, बिल्कुल पौधे की बढ़वार जो है वो रुक जाती है और पौधा छोटा रह जाता है। और लगभग कुछ फसलों में ऐसा देखा गया, जैसे बाजरा में, कि उसके साइड में जो है वो अलग अलग शीर्ष कलिकाएं जो है वो अलग अलग बर्ड्स जो है वो निकल आती हैं, जिससे क्या होता है पौधों में जो है पोषण होता है वो अलग अलग बढ़ जाता है कलिकाओं में, और जो मेन फूड मटेरियल है ऊपर की तरफ बालियों में नहीं जा पाता है, जिससे उत्पादन फसल का काफ़ी जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनका क्या डैमेज का जो है वो सिम्टम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखा गया, नॉर्मल देखा गया है कि इससे 20% तक जो है वो लॉस होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों जो है वो देखा है कि लगभग 90% तक जो है इस फसल के द्वारा जो है वो नुकसान हो सकता है। और ये भी कुछ वैज्ञानिकों ने देखा है कि इसके जो है इसका अगर अधिक प्रकोप हो गया है, लगभग 90% तक इसका प्रकोप हो गया है,
तो लगभग जो है वो 1 हेक्टेयर में लगभग 10 से 12 कुंटल जो है वो अनाज की हानि हो जाती है। इनका अगर प्रकोप अधिक हो गया है फसल में तो लगभग 10 से 12 कुंटल जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो फसलों में नुकसान जो है वो देखा गया है। इस प्रकार से काफ़ी ये जो है वो फसल को हानि पहुंचाते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इनका जो जीवन इतिहास होता है, इनके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं छात्रों, मैंने क्या बताया था आपको, वो क्या था? पूर्ण जीवन चक्र कहलाता है। जिसमें 4 अवस्थाएं होती, क्या कहलाता है? पूर्ण जीवन चक्र, यानी एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट इसमें होता है वो 4 अवस्थाएं होती हैं। और जिसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट होता है, वो अपूर्ण जीवन चक्र जो है वो कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका है। आगे देखते हैं, जो पहली अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? एग स्टेज, यानी अंडे की अवस्था होती है। मादा जो मक्खी होती है वो मैथुनों को प्राय सुबह के समय जो है वो एक एक करके पत्तियों में जो है वो अंडा देती है। ये ज़्यादातर जो है पत्तियों की जो है वो निचली सिर सतह के जो है वो पंक्तियों में तने अथवा पौधे की सतह के पास अंडे देती है। ठीक है ना, जो फीमेल्स होती है वो पत्तियों की निचली सतह पर जो है वो एक लाइन में एग लेइंग जो है वो करती है। ठीक है, और इनका जो मक्खी के अपने जीवन काल होता है वो 12 से 14 दिन का होता है। लगभग जो फीमेल्स होती हैं वो 12 से 14 दिन में लगभग जो है वो 1 से 2 अंडे जो है प्रतिदिन के हिसाब से टोटल जो है 20 से 40 अंडे देती हैं। यानी जो एक फीमेल्स होती है प्रतिदिन जो है वो 1 से 2 अंडे देती है और अपने पूरे लाइफ साइकिल में जो है वो लगभग 20 से 40 अंडे तक जो है वो देती है। अंडों कलर जो है वो सफ़ेद रहता है हल्का, फिर धीरे धीरे वो भूरे कलर में परिवर्तित हो जाते हैं और लगभग जो है 3 से 7 दिनों में उससे जो है वो मैगट्स निकलते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है उसको मैगट कहते हैं। जो सबसे हानिकारक अवस्था होती है उसको मैगट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मैगट का मतलब हो गया लार्वा। तो सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी हो गई? लार्वल स्टेज इसकी हो गई। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कभी कि जो सूट फ्लाई होती है उसकी सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है मैगट स्टेज। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा मैगट, तो आप मैगट टिक करेंगे, लार्वा दिया रहेगा तो लार्वा टिक करेंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके जो है वो टांगे नहीं पाई जाती हैं, यानी जो मैगट्स होते हैं वो जो है वो फुल्ली डेवलप्ड जो है वो नहीं होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, उसमें जो लेग्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसीलिए जो है ये क्या करते हैं, ये फुदक करके चलते हैं। जब इनके लेग्स नहीं होते हैं तो ये जंपिंग करते हैं, जंपिंग करके जो है वो फसलों को एक फसल से एक दूसरी फसल में वो जाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि इसके बाद जो है इनके जो 3 बार त्वचा निर्मोचन करते हैं। जो इनके मैगट्स होते हैं वो 3 बार जो है वो मॉल्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? त्वचा निर्मोचन को क्या कहते हैं? मॉल्टिंग। जब कीटों की ग्रोथ होती है, जब कीट जो है वो ग्रोथ करता है, उसका बॉडी बढ़ता है, तो उसमें जो है वो अपने जो कुटिकल होते हैं उनके शरीर से काइनेटिन प्रोटीन सेक्रेट होता है, उससे जो है वो कुटिकल का निर्माण यानी ऊपरी त्वचा का निर्माण होता है, जिससे वो शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फिर वही त्वचा जो है वो छोड़ते हैं और फिर से नई त्वचा जो ग्रहण करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है ना, यानी पुरानी त्वचा को निकालना और नई त्वचा को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है, या फिर उस हिंदी में उसको जो है वो निर्मोचन, त्वचा निर्मोचन के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये जो है लगभग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो है बार वो त्वचा निर्मोचन करते हैं। तो जो लास्ट की त्वचा निर्मोचन होती है 3 से 4, उसके पश्चात जो है ये किसमें परिवर्तित होते हैं? प्यूपा अवस्था में परिवर्तित करते हैं। प्यूपा अवस्था को हिंदी में क्या कहते हैं? कृमिकोष की अवस्था। ठीक है ना, कृमिकोष की अवस्था यानी प्यूपा अवस्था। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कृमिकोष की अवस्था होती है कीटों में, वो एक प्रकार से सुषुप्ता अवस्था होती है, जिसमें वो कोई भी एक्टिविटी की जो है इंसेक्ट नहीं करता है। वो बिल्कुल जो है वो एक प्रकार के प्रोटीन फ्लूइड से तागा के एक प्रकार के प्रोटीन के तागा को बुन करके अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लेता है और एक जो है वो पारदर्शी
कवर से, झिल्ली नुमा पारदर्शी कवर से अपने शरीर पूरी तरह से ढक लेता है और धीरे धीरे जो है वो एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्रीम कोश जो है वो सुसुप्तावस्था होती है और उसमें वो पूरी तरह से अपने बॉडी को डेवलप्ड करता है, यानी विकसित करता है। इसके बाद क्या होता है, मैगट के तने के अंदर पौधों के जड़ वाले हिस्से पर कोशावस्था होती है। यानी जो मैगट्स में, जो मैगट्स के बाद जो है जो कोशावस्था होती है वो कभी कभी तनों के पास होती है पौधों में, या फिर तने के पास जो पत्तियां वगैरह नीचे पड़ी रहती हैं, घास फूस पड़ी रहती हैं, उसमें ये जो है कोशावस्था में चले जाते हैं, वहाँ पर अपने कोकून का निर्माण जो है वो करते हैं। इसके बाद होता है इनका जो रंग होता है वह लाल भूरे रंग का होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 3.8 से जो है वो 4.03 जो है वो होती है mm की होती है और चौड़ाई लगभग 1.7 से 1.30 mm तक होती है। जो कोशावस्था होती है वो जो है 7 से 8 दिनों में पूरी हो जाती है, यानी जो प्यूपेशन स्टेज होती है वो 7 to 8 डेज में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से जो है जो प्रौढ़ मक्खी होती है, इसका क्या कहते हैं, ये है आपका एडल्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ या एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज जो है वो हार्मफुल स्टेज नहीं होती है, वो जो है मक्खी जो होती है, प्रौढ़ मक्खी, वो छोटी काले रंग की होती है जिसके शरीर की ऊपरी सतह पर काले धब्बे होते हैं, ठीक है ना। जो इसकी जो है वो छोटी काले रंग की होती है, यानी जो उसका बीज का भाग होता है वो एक प्रकार से जो है वो काले रंग का होता है और जो उसमें जो है वो जिसके शरीर पर जो है वो धारियाँ बनी होती हैं और जो उसके पंख होते हैं बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, ठीक है ना, पारदर्शक होते हैं जिस प्रकार से मक्खियों में होते हैं। और यह जो है वो 4.4 से 5.2 mm तक जो है वो लंबी होती है, यानी इनकी लंबाई क्या होती है, 4.4 से लेकर के 5.0 तक इनकी लंबाई होती है। जो प्रौढ़ मक्खी होती है प्रायः जो है 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है, यानी 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक जो है इनका वो एडल्ट्स जो है वो जीवित रहते हैं, ठीक है। इनका जो पूरा जीवन चक्र है वो 18 से 22 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी जो इनकी टोटल लाइफ साइकिल होती है जिसको हम TLC के नाम से जानते हैं वो कितने दिनों की होती है, 18 से 22 दिनों की होती है, ठीक है ना। यानी इनका जो पूर्ण जीवन चक्र होता है वो 18 से 22 दिनों का होता है। उसी अवस्था में एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट ये पूरे अपना जीवन काल को जो है वो जीवित कर लेते हैं। जैसे हम लोगों में जो एक अवस्था होती है वो लगभग 100 साल की होती है, लेकिन बीच में कोई अचानक हम लोग वो हो जाएं वो बात की बात है, अब तो 100 साल कोई नहीं जीवित रह रहा है। तो उसी प्रकार जो कीटों का पूरा जीवन चक्र माना गया है वो 18 से 22 दिनों का माना गया है, चाहे वो एक हफ्ते में क्यों ना मर जाएं, ठीक है ना। अचानक कोई ट्रेजेडी आ जाती है तो कभी भी मर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे हम लोगों में होता है। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो होता है वो 18 से 22 दिनों का होता है। फिर इसके बाद ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका जो है उनका पूरा जीवन चक्र है। क्या है ये, एक प्रकार का लाइफ साइकिल। ये क्या है इनका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ सूट फ्लाई, ठीक है ना। जो सूट फ्लाई होती है उसका जीवन चक्र जो है वो इस प्रकार से होता है। जो एडल्ट होती है वो इस प्रकार से होती है, आप फिगर के माध्यम से आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके जो विंग्स होते हैं वो बिल्कुल जो है वो पारदर्शी होते हैं और ये जो है बिल्कुल पारदर्शक होते हैं, आर पार इसमें दिखाई देता है। ये जो है इनकी क्या है, एंटीनी होती है और जो इनका बीच का भाग होता है उस पर जो है वो धारियाँ ऐसे ऐसे जो है वो बनी होती हैं, ये जो आप देख रहे होंगे। यानी इनका जो थोरेक्स होता है वक्ष होता है उस पर जो है इस प्रकार की धारियाँ बनी होती हैं और ये सामने का जो भाग होता है इनका जो है वो एंटीनी होता है, जिससे ये आपका स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, अन्य चीज़ें जो है वो प्राप्त करते हैं। और ये जो है इनके जो है वो लेग्स होते हैं, यानी हाइंड लेग्स होते हैं ये, और ये जो है वो 4 लेग्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एडल्ट्स होते हैं उसमें जो है वो लेग्स क्या होते हैं, पैर यानी टांगे पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं। जो मैगट्स होते हैं उसमें जो है वो टांगे जो है इनकी लेग्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जब वो एडल्ट्स हो जाते हैं उसमें लेग्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है खेत में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सूट फ्लाई को। तो ये जो है जो
एडल्ट होती है वो इस प्रकार से एग ले करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है इनके, वो एग्स होते हैं। एग्स जो है इस प्रकार से अंडे जो है वो देती है, झुंड के आकार में अंडे देती है। उसके बाद जो है वो फर्स्ट स्टार, देखिए मैंने आपको बताया था ना इसमें कि इसमें जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, लगभग 3 से 4 जो स्टार होते हैं वो अलग अलग इस प्रकार से होते हैं। तो ज़्यादातर जो है 3 होते हैं, किसी किसी में 4 भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या है, पहला स्टार होता है। क्या है ये, पहला है, पहला, ठीक है ना। इस प्रकार से जो फर्स्ट स्टार होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी जो पहला मैगट का निर्माण होता है, जो सूढ़ी होती है वो इस प्रकार से होती है। उसके बाद जो है जो सेकेंड स्टार होता है लार्वा का, तो इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये सेकेंड स्टार जो होता है, यानी सेकेंड बार, दूसरी बार जब त्वचा निर्मोचन करता है तो इस प्रकार से होता है, पहली बार जब करता है इस प्रकार से होता है, और जब तीसरी बार जो है वो त्वचा निर्मोचन करता है, त्वचा निर्मोचन, इसको क्या बोलते हैं, त्वचा निर्मोचन। तो जब तीसरी बार त्वचा निर्मोचन करता है तो वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और जब उसके बाद प्यूपा बनता है, यानी आपका लार्वा से जब प्यूपा बनता है, यानी मैगट से जब प्यूपा बनता है, तो वो इस प्रकार से जो है वो मैगट्स होते हैं, ठीक है ना। जो आपके प्यूपा होते हैं वो हल्का जो है पहले भूरे कलर में होते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो काले भूरे कलर में, यानी गहरे भूरे कलर में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर जब प्यूपा जो है वो, प्यूपा का खोल जो है वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, फिर क्रैक करके जो है वो इससे जो है लगभग 5 से 7 दिनों के पश्चात जो है वो क्या निकलते हैं, आपके एडल्ट्स निकलते हैं। यानी उसमें जो है एडल्ट्स में पंख विकसित होते हैं, टांगे विकसित होती हैं, एंटीनी डेवलप होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। तो इस प्रकार से इनका पूरा जो है वो जीवन चक्र होता है। इनका जो टोटल लाइफ साइकिल होता है कितने दिन का होता है, 18 से 22 दिनों का, ठीक है ना। ये जो पूरा जीवन चक्र होता है वो 18 से 22 दिनों में अपना पूरा जीवन चक्र जो है वो पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, इसका नियंत्रण, ठीक है ना। तो नियंत्रण जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कई सारे किसान भाइयों की समस्या रहती है, छात्रों की समस्या रहती है कि इसका नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से करें, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में फसल को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि हम जैसे खेत में हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हम फिजिकली रूप से इसका नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। इसके नियंत्रण की कई विधियाँ हैं, फिजिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। तो हम केमिकल मेथड का उपयोग है बाद में करेंगे, पहले हम फिजिकल मेथड का यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करेंगे, कल्चरल मेथड का यूज़ करेंगे कीटों के नियंत्रण के लिए। तो हम जैसे हम इंस्पेक्शन करते हैं फील्ड पे, तो अगर हमको पत्तियों पे इनके अंड के झुंडे दिखाई देते हैं, अंड जो है वो अंडे जो है झुंड के रूप में अगर फीमेल सेगलिंग की है, तो हमको उसको तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। तो जब अंडे नष्ट हो जाएंगे तो उससे लार्वा कहाँ जब फूटेंगे, फिर उससे फसल हमारी उनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ें क्या होती है, अक्सर मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो बाजरे मक्के, यानी जो आपकी बाजरे मक्के फिर या फिर आप जो है ज्वार की जो फसल है उसको हमको अगेती जो है वो बुआई करनी चाहिए। जैसे क्या होता है, देखा गया है कि जो है जुलाई का जब फर्स्ट वीक होता है, बरसात के पहले अगर हम उसमें फसल को बो देते हैं तो उसमें जो है इस मक्खी का प्रकोप कम होता है। और अगर बरसात के बाद जो है हम फसल की बुआई कर रहे हैं, ठीक है, बरसात के पहले यानी जुलाई में आप बो दीजिए, अगर बरसात के बाद हम बो रहे हैं जैसे अगस्त सितंबर में, उस समय जो है वो फसल में जो है उस समय की बोई गई फसल में इस कीट का प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखा गया है। तो इसलिए जो है ज्वार की खेती हमको अगेती करना चाहिए, यानी जुलाई में ही इसको हमको बो देना चाहिए, तो उसका प्रकोप जो है कीट का कम हो सकता है, ठीक है ना। और क्रॉप रोटेशन को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे हम ज्वार लिए हैं तो उसमें बाजरा उगा लें, एक साल मक्का उगा लें, तो क्रॉप रोटेशन चेंज करने से भी इसका जो है वो प्रकोप कम देखा गया है। और साथ साथ क्या होता है, जैसे मिक्स क्रॉपिंग करने से, मिश्रित खेती करने से, ज्वार और बाजरा की मिश्रित खेती करने से इसका प्रकोप जो है वो फसल पे कम देखा गया है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो ट्रेडिशनल मेथड हैं आपके, जो है वो उस प्रकार से हम कल्चरल मेथड होते हैं जिससे हम फसल को जो है कीटों से बचा सकते हैं। कुछ अन्य विधियाँ भी हैं, आइए देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या करना चाहिए, बीज दर को जो है वो बढ़ा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए
फसल में क्या है, अगर हम लेट बो रहे हैं, बरसात के बाद बो रहे हैं, तो जैसे 10 किलो बीज जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हमको 12 किलो कर देना चाहिए। यानी बीज दर को जो है वो बढ़ा देने से भी इनका प्रकोप कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब अधिक जो है वो फसलें जो है बीज जब सघन फसल उगती है, तो अगर किसी फसल में इनका प्रकोप हुआ है तो उसकी जो शीर्ष कलिका होती है सूखी दिखाई दे रही है, तो उस फसल को हमको खेत से निकाल देना चाहिए। यानी फसलों को, जो प्रभावित फसल होती हैं उसका विरलीकरण अगर कर देंगे, रॉगिंग कर देंगे, तो हमारी जो अच्छी फसल है उसको बच जाएगी और पौधों की संख्या पर्याप्त मात्रा में खेत में रहेगी। ठीक है, तो यानी अगर ज़्यादा मात्रा में बीज हम बो दे रहे हैं तो अंकुरण ज़्यादा होगा। तो अगर प्रभावित फसल जो होती है उसको हम विरलीकरण कर दे रहे हैं, रॉगिंग कर दे रहे हैं, तो जो हमारी फसल की संख्या होगी पर प्लांट, जो हमारी पॉपुलेशन होगी खेत की, वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। तो इस प्रकार से भी हम फसल को नियंत्रित करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन जो है वो प्रभावित नहीं हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि जो कीट ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर फसल में जो जो इस इंसेक्ट के द्वारा जो ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। तो और तमाम प्रकार की जो कीट प्रतिरोधी जातियां हैं उसको हमको बोना चाहिए, जैसे IS 5566, 52, 82, 56, 13, P37 तथा IS 1151, 47, 76, E303 तथा तना छेदक, तना मक्खी के विरुद्ध कीट प्रतिरोधी पाई गई हैं। ठीक है ना, तो जो आपके इस कीट की जो प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, आपके इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसकी बुआई जो है वो करना चाहिए। इस प्रकार से जो है, और एक चीज़ क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग जो है वो संतुलित मात्रा में करना चाहिए। यूरिया का प्रकोप अधिक करने से भी इस कीट का प्रकोप अधिक देखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको एक प्रकार से संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, कुछ केमिकल्स भी हैं जिसका उपचार हमको किया जाता है। बीज को कार्बोफ्यूरान से उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक है ना, यानी बीजों को जो है वो ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए। जैसे आपको 1 से 2, जैसे आधा किलो कार्बोफ्यूरान को प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, यानी बीजों को शोधित करना चाहिए। किससे शोधित करना चाहिए? कार्बोफ्यूरान से। कितना करना चाहिए? आधा किलो जो है वो प्रति 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है वो शोधित करके फसल में बुआई करनी चाहिए। फिर बोते समय क्या होगा, फोरेट ग्रेन्युअल 7.5 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो डालना चाहिए। तो इस केमिकल का भी हम प्रयोग बोते समय कर सकते हैं। अगर फसल में प्रभावित हो गई है तो इसका क्या करना है, छिड़काव करना चाहिए। जैसे क्लोरोफारीफास 0.05 जो है % जो है प्रयोग करना चाहिए। डाईमेथोएट का प्रयोग करना चाहिए, ये मात्रा कार्बारिल है उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम फसल को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके सब्जेक्ट के लिए जो है। तो इस इंसेक्ट को जो है अगर हम एक प्रकार से इंटीग्रेटेड फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो जो सूट फ्लाई होती है इससे हम फसल को बचा सकते हैं और जो है ज्वार की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कीट हो, कोई भी रोग हो, अगर हम एक सही विधि को अपनाते हैं, उचित प्रबंधन का तरीका अपनाते हैं, तो हम आसानी से जो है अपनी फसल को जो है कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, आज जो है आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम जो है वो नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए छात्रों धन्यवाद।